तो चलिए बेटे, कल हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए थे और आज हम करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 9 को करने के लिए सबसे पहले हमको क्या काम करना है, गिवन दैट इंफॉर्मेशन लिखनी है और ये समझने की कोशिश करना है कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो लिखा है रेक्स, टैक्स एंड फ्लैक्स, 3 पार्टनर हैं। तो कन्वीनियंस के लिए आप इसको आर, टी एंड एफ दे दें नाम, और लिखा है आर, टी एंड एफ आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो 5:3:2। लिखा है 3 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। 5:3:2। As per the partnership agreement, the share of the deceased partner is to be calculated on the basis of the profits and turnover of the previous accounting year। यानी ये वाला क्वेश्चन आपका डेथ ऑफ द पार्टनर का क्वेश्चन है, डेथ ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन है। और देखिए बेटे, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बात बोलता है, तो देखिए बेटे, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बात बोल रहे हैं वो कि डेथ ऑफ द पार्टनर के क्वेश्चन के अंदर आपको ये बात बताई गई है कि पार्टनर, अगर जो भी पार्टनर डिसीज्ड पार्टनर है, यानी जिस पार्टनर की डेथ हुई है, जो डिसीज्ड पार्टनर है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट होना है किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स एंड टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर। प्रॉफिट और टर्नओवर पर बेस्ड उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट होना है। लिखा टैक्स एक्सपायर ऑन 31 दिसंबर 2019, यानी टी नाम का जो पार्टनर है वो एक्सपायर हुआ है, उसकी डेट लिखी हुई है एक्सपायर ऑन 31 ऑफ दिसंबर 2019। और इसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर टर्नओवर टिल द डेट ऑफ डेथ वाज 18 लाख, यानी आपको क्वेश्चन के अंदर टर्नओवर यानी सेल्स दे रखी है, टर्नओवर बोले या सेल्स बोले, टिल द डेट ऑफ डेथ, टिल द डेट ऑफ डेथ, डेथ की डेट तक का टर्नओवर और सेल्स आपको कितनी दे रखी है, 18 लाख की। अब देखिए बेटे, अब आती है बात क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉफिट्स एंड टर्नओवर फॉर द ईयर 2018-19 दे रखा है, यानी ईयर 2018 और 2019 का, 2018 और 2019 का आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं, आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं 4 लाख के, प्रॉफिट्स दे रखे हैं 4 लाख के, और आपको टर्नओवर यानी सेल्स दे रखा है, टर्नओवर पब्लिक सेल्स 2018-19 का दे रखा है हमें 20 लाख। तो देखना यह है कि बेटे ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। तो आपको सबसे पहले बनाना है डायग्राम, और डायग्राम बना के अब आप ये देखें कि आपकी क्वेश्चन की लोकेशन क्या बात बोलती है। ये बोलता है डायग्राम, डायग्राम आपको ये बात समझाता है कि क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं। आपको आपके प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट और सेल्स दे रखा है, यानी जिस ईयर पार्टनर की डेथ हुई है उस ईयर का प्रॉफिट और खाली टर्नओवर आपको दे रखा है उस ईयर का। तो जैसे आपको ये मान के चलिए, आपको क्वेश्चन के अंदर 2018-19 यानी आपका प्रीवियस ईयर है, 1 अप्रैल 2018 में आपका ईयर स्टार्ट हुआ था, 31 मार्च 2019 में बंद हो गया, 31 मार्च 2019 में बंद हो गया, और फिर से 1 अप्रैल 2019 में स्टार्ट हुआ। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, और दिसंबर में जाके पार्टनर की डेथ हो गई, और दिसंबर में भी कौन सी तारीख को, 31 दिसंबर को। तो पार्टनर की डेथ जो हुई है 31 दिसंबर 2019 पे हुई है, और जबकि आपका ईयर अप्रैल 2019 से चलकर अगर पार्टनर की डेथ नहीं होती तो 31 मार्च 2020 में जाके ईयर बंद होता, लेकिन उससे पहले 31 दिसंबर 2019 को ही पार्टनर की डेथ हो गई। अब देखिए बेटे, आपको क्वेश्चन के अंदर प्रीवियस ईयर का सेल्स दे रखी है, सेल्स कितनी दे रखी है, 20 लाख की, और आपको प्रॉफिट भी दे रखा है, प्रॉफिट आपको दे रखा है 4 लाख का। तो देखिए बेटे, हमें अब इस बेसिस के ऊपर प्रॉफिट निकालना है। कैसे, हमने ऐसे माना, आप जो प्रॉफिट निकालेंगे इसके अंदर आपको जो जिस पार्टनर की डेथ हुई है, यानी टी पार्टनर की डेथ हुई है, उसका अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अप्रैल टू दिसंबर कितने मंथ होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9,
यानी 9 मंथ्स का निकालना है आपको प्रॉफिट्स। तो देखिए बेटे अब होगा कैसे ये, अगर सेल्स इफ सेल्स इज 20 लाख, अगर सेल्स 20 लाख की है तो प्रॉफिट आपका है 4 लाख का। अगर सेल्स 20 लाख की है तो प्रॉफिट है 4 लाख का। इफ सेल्स इज रुपीज, आपको देखो आपके ईयर की सेल्स दे रखी है, ये आप जिस ईयर में डेथ हुई है उस ईयर की सेल्स अपन को दे रखी है 18 लाख, तो हम प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकाल लेंगे। अगर सेल्स 20 लाख रुपीस की है तो प्रॉफिट कितना है 4 लाख का। अगर सेल्स 1 रुपए की होगी तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा 4 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, डिवाइडेड बाय 20 लाख। और अब आप यहां पर करें इफ सेल्स इज रुपीज 18 लाख, तो पूरे फर्म का प्रॉफिट कितना होगा। तो देखिए आप, तो ये जो सेल्स दे रखी है आपको टिल द डेट ऑफ डेथ दे रखी है, यानी सेल्स भी आपको यहां से लेकर यहां तक की दे रखी है, पूरे साल भर की सेल्स नहीं दे रखी है। तो ये सेल्स कितनी है, 9 मंथ्स की सेल्स है, ये सेल्स कितनी है 9 मंथ्स की है। तो हमको यहां पर क्या काम करना पड़ेगा, 4 लाख का प्रॉफिट है आपका। अगर 20 लाख की सेल्स है तो सेल्स कितनी है, अगर 20 लाख की है, और अगर सेल्स आपकी 18 लाख की होगी, सेल्स अगर आपकी 18 लाख की होगी तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 18 लाख, तो ये आ जाएगा 3,60,000 का, 3,60,000 का टोटल प्रॉफिट आ गया। ठीक है, 3,60,000 का टोटल प्रॉफिट आ गया। अब ये जो टोटल प्रॉफिट आपका आया है ये 9 मंथ्स का प्रॉफिट आ गया आपको, क्योंकि आपके पास 9 मंथ्स की सेल्स थी तो 9 मंथ्स का प्रॉफिट हो गया। अब 3,60,000 के प्रॉफिट में आपको क्या काम करना है, टी का शेयर निकालना है, टी का हिस्सा निकालना है आपको। तो अब आप देख सकते हैं 5 + 3 8, 8 + 2 10, यानी सी का हिस्सा कितना है इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10। तो हमने इसको इंटू कर दिया 3 डिवाइडेड बाय 10, तो यह हमारे पास आ गया 1,08,000, 1,08,000 का शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया ऑफ डिसीज्ड पार्टनर यानी टी। तो आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है अमाउंट ऑफ डैश विल बी गिवन टू हिज एग्जीक्यूटर फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे 1,08,000। देखिए बेटे अब हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10। वो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, लिखा रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर विल क्रिएट अ सिचुएशन फॉर द कंटिन्यूइंग पार्टनर विच इज नोन एज। तो देखिए बेटे इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, पहले ये क्या चीज बोलना चाहता है। सोल्यूशन नंबर 10 के अंदर ये बोल रहे हैं कि मान के चलिए ये दो पार्टनर हैं, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी, ठीक है, और इसका नाम है सी। तो ए बी सी 3 पार्टनर हैं और कहते हैं कि मान के चलिए अगर एक पार्टनर रिटायर हो जाता है, एक पार्टनर मान के चलिए रिटायर हो जाए, यानी फर्म से जा रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है इसका, या मान के चलिए इसकी फर्म में इसकी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, वो कोई सा भी पार्टनर हो सकता है ए बी या सी। तो ऐसी सिचुएशन क्या चीज क्रिएट करती है, उसने बोला क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देखिए बेटे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, पहले आप वो समझ के चलें कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि 3 पार्टनर काम कर रहे थे ए बी सी, अगर मान के चलिए कोई भी एक पार्टनर अगर फर्म को रिटायरमेंट या डेथ की वजह से छोड़कर चले जाता है तो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाती है। और दूसरा कंसेप्ट होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। एक दूसरा सिचुएशन क्या होती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या चीज आ रही है कि मान के चलिए अगर ए बी सी 3 पार्टनर है और ये दोनों ही पार्टनर अगर फर्म को छोड़ के चले जाते हैं तो एक अकेले पार्टनर से कभी भी पार्टनरशिप फर्म क्रिएट नहीं होती है। तो ये पूरी पार्टनरशिप फर्म ही खत्म हो गई, वहां केवल पार्टनरशिप खत्म हुई, यहां पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म खत्म हो गई। और सी पॉइंट कह रहा है वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस, क्या बिजनेस इससे बंद हो जाता है रिटायरमेंट होने से, क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है या क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होती है या क्या वाइंडिंग अप हो जाता है बिजनेस का, या इन सब में से कुछ भी नहीं है।
तो देखिए बेटे इसका आंसर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो जाता है, यानी अगर कोई भी पार्टनर फर्म को छोड़ के चला जाएगा, 3 पार्टनर है, एक पार्टनर फर्म को छोड़ के चला गया तो क्या सिचुएशन अराइज हो जाती है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उम्मीद है ये पॉइंट भी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 11 की। तो चलिए बेटे क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं। सोल्यूशन 11 हमारा, तो देखना ये है कि सोल्यूशन 11 क्या बात बोलता है। लिखा है ए बी सी आर पार्टनर, तो आप गिवन दैट इंफॉर्मेशन में लिखें और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि कौन कौन से 3 पार्टनर हैं। लिखा है ए बी सी, 3 पार्टनर है। सी एक्सपायर हो गया, सी क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। सी एक्सपायर ऑन 18 दिसंबर 2019, सी एक्सपायर हो गया 18 दिसंबर को, ऑन 18 दिसंबर 2019 पे। As per agreement, surviving partner A and B directed the accountant to prepare a financial statement as on 31st December 2019। और एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो बचे हुए पार्टनर है ए और बी, उन्होंने डायरेक्ट किया अपने अकाउंटेंट को कि प्रिपेयर करें वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 18 दिसंबर 2019 तक का। एंड अकॉर्डिंगली द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द सीज यानी डिसीज्ड पार्टनर वाज कैलकुलेटेड 12 लाख। और इस तरीके से अकाउंटेंट को ए और बी ने डायरेक्ट किया और शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, डिसीज्ड पार्टनर का शेयर निकाला गया। डिसीज्ड पार्टनर यानी कौन, सी, सी का शेयर निकाला गया और वो कितना निकाला गया, कैलकुलेट किया गया 12 लाख रुपीस। ठीक है। विच अकाउंट विल बी डेबिटेड टू ट्रांसफर सी शेयर ऑफ प्रॉफिट, सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट को ट्रांसफर करने के लिए कौन सा अकाउंट आपका यूज किया जाएगा। तो देखिए बेटे इस क्वेश्चन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छुपा हुआ है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको देखिए क्या बात बोला गया है कि ऐसी स्थिति के अंदर हमें कैलकुलेट करना है विच अकाउंट विल बी डेबिटेड टू ट्रांसफर सी शेयर ऑफ प्रॉफिट, सी के शेयर ऑफ प्रॉफिट को ट्रांसफर करने के लिए हम कौन सा खाता यूज करेंगे। तो देखिए बेटे मैं आपको बात समझाना चाहता हूं। मान के चलिए ये आपका ईयर है और इसमें ये बात बोली गई है कि सी की डेथ हो गई 18 दिसंबर 2019 को और ए और बी ने डायरेक्ट किया था अकाउंटेंट को कि प्रिपेयर कर दें फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी 18 दिसंबर 2019 को ही। तो देखिए बेटे कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट ये होता है कि जब साल का एंड आता है, एंड ऑफ ईयर के अंदर आप क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंड ऑफ ईयर के अंदर हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अगर पार्टनर की डेथ बीच में कहीं हो जाती है, यानी साल के बीच में कहीं हो जाती है, तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट देने के लिए हमको कौन से अकाउंट को अफेक्ट किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। लेकिन यहां पर आपको यह बात बोल दी गई कि जो पार्टनर है उसकी डेथ हुई है 18 दिसंबर 2019 और उसी दिन हमने अपने ईयर एंड भी कर दिया और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर दिए 18 दिसंबर 2019 को, यानी ईयर एंड भी उसी दिन को मान लिया गया और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके उसी दिन प्रिपेयर कर दिए गए। तो इसको आप इंपॉर्टेंट टिक लगा लें। तो यहां पर यूजुअली बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाने हैं और वो पीएनएल सस्पेंस को टिक लगाकर आ जाएंगे, जबकि इसका आंसर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर ईयर एंडिंग के वक्त ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो रही है, उस पार्टनर का, डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट किया जा रहा है। तो यहां पर आपका कौन सा अकाउंट अफेक्ट होना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपका आंसर होगा क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी उसी दिन प्रिपेयर किया जिस दिन पार्टनर की डेथ हुई है। तो पीएनएल सस्पेंस नहीं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसका आंसर होगा। तो उम्मीद है यह आंसर भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए बेटे अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ई एफ एंड जी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:3:2। तो चलिए बेटे गिवन दैट लिख लेते हैं। गिवन दैट सॉल्यूशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ई एफ जी 3 पार्टनर है। तो आप लिखें यहां पर गिवन दैट ई एफ एंड जी 3 पार्टनर है और इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 3:3:2 है। तो देखिए बेटे ई एफ जी 3 पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 3:3:2 है। तो अब आप यहां लिखें ओल्ड रेशियो 3:3:2। अब हमें क्या लिखा है आगे, एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट जी इज टू गेट अ मिनिमम
अमाउंट 80,000 एज इज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। जी को मिनिमम अमाउंट ऑफ गारंटी दी है, गारंटी ऑफ मिनिमम अमाउंट, गारंटी ऑफ मिनिमम अमाउंट कितना है इसको 80,000 का। जी को 80,000 की गारंटी दी गई और इसके बाद लिखा है एंड इज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर एंड एनी डेफिशिएंसी ऑन दिस अकाउंट इज टू बी पर्सनली बॉर्न बाय ई। कहते हैं कि मान के चलिए अगर कोई भी डेफिशिएंसी आ गई तो उस डेफिशिएंसी को ई बॉर्न बाय ई, यानी ई बॉर्न करेगा। अब आप देखिए बेटे आगे लिखा हुआ है द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 3,12,000 यानी 3,12,000 है आपकी नेट प्रॉफिट। तो अब आप यहां पे लिखें नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड कितना है 3,12,000, 31 मार्च 2020 का है 3,12,000। तो देखिए बेटे अब इसके आगे लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी टू बी बॉर्न बाय ई। तो ई ने कितनी डेफिशिएंसी बॉर्न की, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी बॉर्न बाय ई, अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी बॉर्न बाय ई। तो देखिए बेटे अब आपको करना क्या है कि इसके अंदर बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो हम बनाएंगे इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो देखिए बेटे आपको करना क्या है इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले 80,000 रुपीज इसके अंदर आपको गारंटी दी गई है और 3,12,000 का प्रॉफिट है। तो आप बाई नेट प्रॉफिट बीडी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर बाई नेट प्रॉफिट 3,12,000। अब देखिए बेटे बात यहां पर आती है, आपने 3,12,000 तो यहां पर लिख दिए। अब हमें यहां पर आपको, क्योंकि यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी तो कुछ है नहीं, तो हमें यहां पर क्या काम करना पड़ेगा, इसको ई में, एफ में और जी में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो टू ईज कैपिटल, टू एफ कैपिटल और टू ईज कैपिटल, टू एफ कैपिटल और टू जी ईज कैपिटल, टू एफ कैपिटल, टू जी कैपिटल। अब देखो यहां पर 3,12,000 को मैंने 3,366 प्लस 2 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8, 3,12,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8 एंड 3,12,000 इंटू, और ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 8। तो देखिए बेटे कितना आ गया ये, तो 3,12,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आ जाएगा 1,17,000। 3,12,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8, ये भी 1,17,000। और यहां पर आप देखें 3,12,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 8, ये आ जाएगा 78,000। जबकि इसको गारंटी कितनी की दी गई थी, इसको गारंटी दी गई थी 80,000 की, तो इसके यहां पर कितने की डेफिशिएंसी आई है, तो वो आई है 2,000 रुपीज की। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर गारंटेड जोड़ना पड़ेगा, कितना अमाउंट 2,000। और ये पूरी गारंटी किसने बेयर किया था, ई ने। तो आप ई के हिस्से में से माइनस करेंगे डेफिशिएंसी, यहां से हम 2,000 रुपीज माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 1,15,000, ये 1,17,000 और ये 80,000। तो यानी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ई, इसमें अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी बॉर्न बाय ई, तो बॉर्न कितना कर रहा है ई 2,000 रुपीज। तो अब यहां पे ऑप्शन देखें 1,000, 4,000, 8,000 और यहां पर आपको दे रखा है 2,000 डी पॉइंट में। तो डी पॉइंट में जो 2,000 रुपीज दे रखा है यही आपका आंसर होगा। तो यहां पर तीनों पॉइंट में क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आंसर आपका डी पॉइंट है। तो इस तरीके से होगा इसका सोल्यूशन। तो उम्मीद करता हूं कि ये सोल्यूशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलो बेटे अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। इसके अंदर लिखा पिक द ऑड वन आउट, इनमें से ऑड कौन सा है।
तो देखिए बेटे ऑड कौन सा है, आप ये देखिए कि रेंट टू द पार्टनर, रेंट टू द पार्टनर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मैनेजर कमीशन भी आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन लोन भी आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इसके अंदर से ऑड वन कौन सा हुआ, जो चीज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आ रही है, इसका मतलब आंसर कितना है, डी। अब आती है बेटे बात क्वेश्चन नंबर 14 की। तो चलिए बेटे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो सॉल्यूशन 14 क्या बात बोलता है, तो देखिए बेटे इसके अंदर लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट टू बी चार्ज टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम फॉर द ईयर 2019-20। तो ये आपका क्वेश्चन है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, और इसमें आपको क्या चीज कैलकुलेट करने को बोल रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी चार्ज टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आप वर्किंग नोट में क्या डालेंगे, वर्किंग नोट नंबर बनाएंगे, उसमें लिखेंगे कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, कैलकुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम टू बी चार्ज टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो देखिए बेटे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल करंट ईयर से लिंकअप चीजें आती हैं, और हमारा यहाँ पर जो करंट ईयर बताया गया है वो कितना बताया गया है। अब आप देखिए इसमें ईयर बना दीजिए, 3 तरीके के ईयर बना लो ताकि क्वेश्चन को समझने में इजी रहे। ये है आपका करंट ईयर, ये है आपका प्रीवियस ईयर, और ये है आपका नेक्स्ट ईयर। तो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 ये आपका करंट ईयर है। 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 आपका प्रीवियस ईयर था, और 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 आपका नेक्स्ट ईयर रहेगा। इसमें लिखा हुआ है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 31 मार्च 2020, यानी ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है आपको क्रेडिटर्स, जितना हमने अमाउंट पे कर दिया क्रेडिटर्स को वो भी अमाउंट दे रखा है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल भी दे रखा है, स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है, और कैश परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल भी आपको लिखा हुआ है। देयर वर नो स्टॉक एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2019-20। तो चलिए बेटे इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम आपको निकालना है। तो देखिए बेटे स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला ऑप्ट करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा एक फॉर्मूला ऑप्ट। तो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम का मतलब है मटेरियल कंज्यूम। तो अगर आपको याद हो तो हमने मटेरियल कंज्यूम का एक फॉर्मूला पढ़ा था। मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक और माइनस सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, तो हमारे को पता लग जाएगा कि हमने कितना कंज्यूम किया। इस क्वेश्चन के अंदर आपको निकालना है स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। तो आप क्या काम करने वाले हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला किसका पुट होगा, फॉर्मूला तो पुट होगा आपका मटेरियल कंज्यूम का ही। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। क्या लिखेंगे सबसे पहले, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल हमको कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमें 60,000 का, तो मैंने 60,000 रुपीज लिख दिया। प्लस परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। तो देखिए बेटे परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल आपको कितना दे रखा है, केवल और केवल कैश परचेजेस दे रखी है स्पोर्ट्स मटेरियल की, और कैश परचेज कितनी दे रखी है 1,30,000 की। लेकिन आपका कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज दोनों आएगा, तो क्वेश्चन के अंदर क्रेडिट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं दे रखा, और उसके बाद माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और अगर आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो हमारे को
ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल तो दे रखा है पर क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा। और हमें क्या चीज दे रखी है, हमें दे रखी है जो स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा गया है, स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, उसकी बुक वैल्यू दे रखी है 35,000 और उसको बेचा गया है 15,000 में। तो हमेशा जो स्पोर्ट्स मटेरियल जो आपका सोल्ड हुआ है वो भी हम माइनस करते हैं कंज्यूम निकालने के लिए। तो स्पोर्ट्स मटेरियल जो सोल्ड कर दिया उसकी बुक वैल्यू भी आपकी माइनस होगी अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मूला। तो उसकी बुक वैल्यू है 35,000 की। तो देखिए बेटे अब हमें क्या चीज निकालनी है, अब हमें निकालना है क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिट परचेज आपको यहां पर निकालना पड़ेगा। तो हम यहां पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। तो स्पोर्ट्स मटेरियल का क्रेडिट परचेज निकालने के लिए आपको बनाना होगा इसका अकाउंट। आप अकाउंट बनाएंगे बेटे क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। तो उससे हमें पता लग जाएगा कि हमने कितने का उधार परचेज किया है। तो अब आप देखिए बेटे ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है, क्रेडिटर्स ऑफ फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख रुपीज। और आप जानते हैं क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है तो उसका ओपनिंग बैलेंस कहां आ जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो बाई बैलेंस बीडी 1 लाख रुपीज। और अब आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल का 80,000। तो आप यहां पे दिखाएंगे टू बैलेंस सीडी 80,000। अब देखिए बेटे अब बात यहां पर आती है, ये सब चीजें करने के बाद हमें ये देखना है कि हमने स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए पेमेंट कितना किया क्रेडिटर्स को। तो एंट्री हो जाती है 3 लाख रुपीज का जो आपने पेमेंट किया है क्रेडिटर्स को, एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। तो टू बैंक 3 लाख रुपीज। और अब आप जब बैलेंसिंग फिगर करेंगे तो 3 लाख प्लस 80,000 और माइनस के 1 लाख, तो आपको पता लग जाएगा कि हमने बाय वेंडर कर दें कि हमने उधार में परचेज इसको कितने का किया है। तो 2,80,000 वेंडर मतलब सेलर जिन्होंने सेल किया हमें, तो ये अमाउंट आपका बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। तो इस तरीके से ये अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। और ये जो आपकी क्रेडिट परचेज आया है, क्रेडिट परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये क्रेडिट परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल आया है, इसको हम ऊपर यूज कर लेंगे। तो क्रेडिट परचेज कितना है 2,80,000 का। और अब आपने 1,30,000 प्लस 2,80,000 दोनों को प्लस करके 4,10,000 का अमाउंट हम निकाल लेंगे। तो अब आप देखिए बेटे 60,000 प्लस 4,10,000 माइनस 35,000, तो नेट अमाउंट आ जाएगा आपका 4,35,000। तो ये वो अमाउंट है जो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। तो आप लिख सकते हैं अमाउंट टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये ओवरऑल आपका सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 14 का। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन नंबर 14 आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।